नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार, द पब्लिक इंडिया के फाउंडिंग एडिटर आनंद वर्धन सिंह जी। आनंद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पे। आनंद सर, देश की राजनीति में अब एक ऐसी हालात पे हम लोग पहुंच गए हैं जब तमाम घपले, घोटालों, गड़बड़ियों की आंच धीरे-धीरे ही सही प्रधानमंत्री कार्यालय तक या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। इससे पहले भी जब एक दो बार वाकये आए तो उसका नतीजा प्रधानमंत्री की विदाई से हुआ। अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या झोला उठाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी की विदाई कैसे होगी? वो खुद झोला उठा लेंगे या अंदर से बगावत शुरू होगी या राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस सरकार को गिरा देगा? अब मोदी के कितने दिन बचे हुए हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर? राहुल गांधी तो बार बार कह रहे हैं कि 1 साल का समय रह गया है सिर्फ। जी संतोष जी, पहले भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शुरुआत इससे करूंगा कि दो तीन चीजें एक साथ हो रही हैं। एक चीज ये हो रही है कि पूरी तरह से बीजेपी में एक हड़बड़ाहट है जो साफ साफ दिखाई दे रही है, जो रोज हम लोग को दिखाई देती है। दूसरा क्या है कि गवर्नेंस कहीं है नहीं, तो रोज सुबह से शाम तक ये साफ दिखाई देता है कि कुछ गलती पे गलती होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जो भी उनकी टैक्टिक्स बनाता है, जो उनको मैनेज करता है, जो उनको रास्ता दिखाता है, वहां पे ही कहीं बेसिक गड़बड़ी है। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि बीजेपी अब से लेके 29 तक सारे चुनाव जीत जाएगी। उसमें भी मैं मतलब अगर कोई कहे, क्योंकि हो क्या रहा है, कहीं का चुनाव भी अब विपक्ष पार्टी या कांग्रेस या जो भी हो विपक्षी पार्टी वर्सेस बीजेपी के। भाई इधर से इसको कौन माना जा रहा है? इधर से सबसे बड़े सिपहसालार राहुल गांधी। अगर बंगाल में आप जा रहे थे तो ममता बनर्जी, यूपी में आ रहे हैं तो अखिलेश यादव। यही लोग इनके सबसे प्रमुख वो माने जाएंगे ना कि ये चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अब कमान संभाल ली है ज्ञानेश कुमार ने, क्योंकि अब ज्ञानेश कुमार इज एज गुड एज अ चीफ कैंपेन मैनेजर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और उनके साथ साथ जो सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं वो सीआरपीएफ, ईडी, आईटी, मतलब इनकम टैक्स, ये सारे विभाग उनके सहयोगी के रूप में वहां काम कर रहे हैं। तो इसमें किसी को बहुत अचंभा नहीं होना चाहिए कि अगर बीजेपी सारे इलेक्शन जीत जाए। लेकिन क्या इलेक्शन ही डेमोक्रेसी है? क्या इलेक्शन ही संविधान है? क्या इलेक्शन ही होने से गवर्नेंस के इश्यू पे अब मोदी जी बिल्कुल साफ साफ चारों खाने चित्त दिखाई दे रहे हैं। अब वो एक चीज को मैं ये मानता हूं कि बीजेपी में ना आज न कल न परसों इंटरनल रिबेलियन की अगर आप बात कर रहे हैं, वहां नहीं होगा। वहां पे दीनदयाल उपाध्याय मर जाते हैं कि हत्या होती है, ये आज तक नहीं पता लगा। वहां हरेन पांड्या की हत्या हो जाती है, जो आरएसएस के बहुत बड़े नामचीन वो थे। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, आज तक नहीं पता लगा पाए कि किसने हत्या की और क्यों की। कहने को एक उन्होंने कुछ सोहराबुद्दीन, फिर कौसर बी, फिर तुलसी, कितने लोगों के इनकाउंटर करवाए, कितना क्या क्या कर दिया। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं शक तो है ना लोगों को। आज भी लोग जस्टिस लोया की हत्या किसने की इस पे बात करते हैं, सोहराबुद्दीन का इनकाउंटर किसने करवाया इस पे बात करते हैं। तो मेरा सिर्फ जो इस मामले में जो बात कहनी है वो ये सिर्फ कहनी है कि जो जिस तरह से मैं इसको समझ पा रहा हूँ और जो मैं इसको देख पा रहा हूँ, मैं इस बात पे बिल्कुल क्लियर हूँ कि बीजेपी में ये अंदर से कभी भी रिवोल्ट नहीं हुआ। उसका एक कारण है जो राजनाथ सिंह ने बहुत साफ शब्दों में बता दिया था। राजनाथ सिंह ने कह दिया था कि भाई हमारे यहाँ तो इस्तीफा देने का चलन ही नहीं है। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने जो कहा कि पीएमओ से, देखिए एक चीज, ये तो आप सार्वजनिक रूप से चीफ जस्टिस के यहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे तुषार मेहता साहब हैं, उन्होंने तो कहा है कि भाई उन्होंने नीट तक को कहा है कि इसको प्रधानमंत्री पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। हम और आप अगर दिल्ली से थोड़ा भी वाकिफ हैं, दिल्ली में कार्यकलापों से, तो सबको पता है कि सारे निर्णय पीएमओ में होते हैं, चाहे वो बजट का निर्णय हो, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे वो किसी का भी हो। एक गृह मंत्रालय को छोड़ के बाकी सारे मंत्रालयों का पीएमओ ही फाइनल करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। अब वो पीएमओ में मोदी जी देख पाते हैं या उनके सहयोगी देखते हैं क्या होता है, वो एक अलग बात है। तो ये कहना, ये भी बहुत से लोगों का कहना यह है कि जो जिस तरह से नीट, सीबीएसई, एसएससी और अंडर ग्रेजुएट के जो अभी एग्जाम का बंटाधार हुआ है, और जिस तरह से पेपर लीक से लेके
मिसमैनेजमेंट है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी तो वहां पीएमओ की है। और ये मेरे ख्याल में जो जो मैं जिस तरह से देख रहा हूं, राहुल गांधी ने, अगर आप याद करिए तो, ने अपना जिसको कहते हैं ना गियर बदला है, ही इज ऑन अ डिफरेंट टैक नाउ। अब उन्होंने क्या किया है, राहुल गांधी जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने तो आपको भी याद होगा उन्होंने कई बार भाषणों में बात कही कि इंडिया गठबंधन और हमारे विपक्षी और हम सबका, और वो बात इंडिया गठबंधन की लगातार करते रहते थे। पहली बार मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको बता दूं, कल का तो स्टेटमेंट जो उन्होंने किया है जनजातियों के वाले, उससे पहले भी याद दिला दूं, जब ये 4 स्टेट के इलेक्शंस हो गए थे और पुदुचेरी 4-5 जगह के स्टेट इलेक्शंस हो गए थे, तमिलनाडु में विजय जी ने शपथ ले ली थी, ये सब हो गया था। उस समय राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए थे, अगर आपको याद हो, हरियाणा में, वो चौधरी विजय सिंह का एक कार्यक्रम था, कुछ पदयात्रा कर रहे थे, उसका कुछ एक कार्यक्रम था, बड़ा कार्यक्रम। वहां पे राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत ही बिना लाग लपेट के साफ साफ ये कहा था कि बीजेपी को वहां से हटाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी और कोई नहीं कर सकता। अब वो बिल्कुल क्लियर है कि ये काम इंडिया गठबंधन का नहीं है, ये काम अब कांग्रेस का है। अब इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं जो मैं एक साथ, क्योंकि वो प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आज इंडिया गठबंधन में जो जितने सहयोगी दल हैं उनको राहुल गांधी की जरूरत है। पॉलिटिक्स में कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी की गर्ज नहीं है, गर्ज अखिलेश यादव की है, गर्ज ममता बनर्जी की है, गर्ज तेजस्वी की है, गर्ज वो जो भी उनके हैं, गर्ज वो जो ये हमारे अरविंद केजरीवाल तो छोड़ के ही चले गए थे ऑफिशियली, तो आज उनको भी कहीं ना कहीं जरूरत महसूस हो रही है ना कॉमन विपक्ष की। तो नहीं, यहीं पे आनंद सर, यहीं पे एक सवाल जो दूसरा निकल के सामने आ रहा है, हमने देखा अब तक क्या होता था, इस मतलब कुछ थोड़ा बहुत नुकसान, थोड़ा बहुत फायदा, मिल मिला के सब कुछ चल लेता था। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को छोड़ के इस देश के ज्यादातर जो राजनीतिक दल है, चाहे वो क्षेत्रीय हो या कभी राष्ट्रीय रहे हो या ना रहे हो, उनका कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई ना कोई समझौता और कोई ना कोई रिश्ता रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अस्तित्व पर संकट महाराष्ट्र में देखा, उद्धव ठाकरे के पिता द्वारा बनाई गई पार्टी छिन गई, शरद पवार की खुद की बनाई गई पार्टी छिन गई, चुनाव चिन्ह छिन गया, अब ममता बनर्जी की पार्टी पर कब्जा हो गया। ममता बनर्जी को कहा जा रहा है कि अब सलाहकार के रूप में रहिए, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि अगले 1-2 महीने में ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी से बाहर नजर आएगी। अब बड़े नेताओं में 2 बड़े नेता रह गए हैं, एक तो एम.के. स्टालिन डीएमके के, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव। कुछ महीनों बाद वहां पर चुनाव भी हो रहे हैं, जनवरी फरवरी। आपने जो जरूरत की बात कही, ये जो बैठक बुलाई गई है तकरीबन 15 दल, 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक, अब मजबूरी में ही सही, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ही सही, ये सभी अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होते हैं, तो क्या राहुल गांधी इन नेताओं को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने की हैसियत में आ सकते हैं? खासतौर से अगर वो आंध्र प्रदेश में किसी भी तरह से चंद्रबाबू नायडू को मना ले, या नीतीश कुमार तो अभी बिल्कुल बदले बदले नजर आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि विदेश जा रहे हैं वो इलाज करवाने के लिए, बहुत कुछ चीजें बहुत सहज नहीं चल रही है। क्या राहुल गांधी उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो मोदी सरकार को हटने के लिए मजबूर करने की स्थिति में? क्योंकि अब बाकी नेताओं के लिए अस्तित्व का सवाल हो गया, सबको पता है कि आज नहीं तो कल सबकी पार्टी छिन जाएगी उनके हाथ से। जी, मैं 1-2 चीजें एक साथ आपने वो किया, और यही प्रश्न में आ भी रहा था, यहीं पे इस पे बता दूं। पहली चीज एक ये समझिए कि इंडिया गठबंधन में, आप इंडिया गठबंधन 2024 से जस्ट पहले का याद कर लीजिए, फरवरी मार्च का। किसको बनाना चाहिए? नीतीश कुमार सबसे अच्छे थे, नीतीश कुमार चले गए, इसलिए गुस्सा होकर चले गए क्योंकि उनको कन्वीनर नहीं बनाया गया। जो नीतीश कुमार की हरकत थी, क्या वो रिलायबल थे कन्वीनर बनने लायक? एक ऐसा व्यक्ति इंडिया गठबंधन का मैं तो कहूंगा सौभाग्य था कि उसने उनको कन्वीनर नहीं बनाया, नहीं तो इसका ही वो तो इस पूरी पार्टी को ही लेके चले जाते बीजेपी में। नंबर 1। नंबर 2, ये जितने लोग आप देख रहे हैं ये सब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। ममता बनर्जी को लगता है मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर कौन, और ये भी कहा भी जाता है उनका, मैं तो केंद्र में मंत्री रही, मैं 15 साल चीफ मिनिस्टर रही, तो मेरे पास एक्सपीरियंस, राहुल गांधी के पास कौन सा एक्सपीरियंस? अखिलेश यादव, मैंने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश 5 साल चलाया, अच्छा चलाया, इसमें भी 2 राय नहीं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, राहुल गांधी कहां से आ गए हैं?
अरविंद केजरीवाल तो खैर जन्म से ही प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो 2-4 पोस्ट एक साथ मिल जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। शरद पवार, मैं सबसे सीनियर तो मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। एक ही आदमी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं था अभी तक, एक या दो लोगों को कह सकता हूं जो विपक्ष के प्रमुख चेहरे थे। उसमें स्टालिन ने कभी ये नहीं इच्छा जाहिर की, उन्होंने हरदम अपने को तमिलनाडु की राजनीति में ही रखा। और दूसरा तेजस्वी यादव, शायद इतने अभी छोटे थे, क्योंकि अगर वो प्राइम मिनिस्टर कहते तो उनके घर में उनकी 3-4 बहनें और एक भाई तो कहते ही कि तुमसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर पद मान लीजिए उस लालू जी के घर में जा रहा होता तो उनकी 3 बहनें या 4 बहनें और उनके भाई, ये भी उसमें जिसको कहते हैं फाट पड़ते कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर, तुम कैसे प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर। तो इन सारे लोग ईमानदारी से ये बताएं। मैं 2-3 बातें इसलिए कह रहा हूं कि वो आज कड़वी हैं, लेकिन वो कहना जरूरी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, मैं 3 नाम इसलिए ले रहा हूं, ये प्रमुख नाम थे जिन्होंने पिछला जब 2021 का इलेक्शन हुआ था ममता बनर्जी का, जब पीके उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उसके बाद ममता बनर्जी ने 2022 में, अगर आपको याद हो, एक बहुत ही जोरदार प्रयास किया था कि एक नॉन यूपीए थर्ड फ्रंट बने। वो पीके को लेके बंबई भी गई थी और एक बैठक भी हुई थी। ये सब उन्होंने किया था कि किसी तरह से कांग्रेस को हटा के मैं उसकी वो लीडरशिप हो गई। ये भी याद करिए कि ममता बनर्जी जो अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी जो ये स्टेटमेंट दे रही हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन की, मुझे एक ऐसा कारण बता दीजिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में भाई इस मामले में साथ दिया था। एक कारण बता दीजिए, एक इंसिडेंट बता दीजिए। उनका बंगाल में इंडिया गठबंधन बनने के बाद 2 इलेक्शन हुए, एक लोकसभा का हुआ, एक अभी विधानसभा का हुआ। उन्होंने क्या अपने किसी सहयोगी दल को कहा कि तुम्हें एक सीट हम दे दे रहे हैं, सहयोगी दल नहीं, इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल है। उन्होंने क्या 2024 में कहा कि भाई 1 सीट में कांग्रेस के लिए छोड़ूंगी, 1 लेफ्ट के लिए छोड़ूंगी, इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं सांकेतिक इसलिए कि एक मैसेज ये जाए कि हम सब लोग साथ लड़ रहे हैं, बाकी जैसे लड़ना। नहीं दिया। लेकिन वो यूपी में आके भदोही की सीट ललतेश्वर के लिए लेती है, और वो ऐसी सीट जिसमें अगर सपा या कांग्रेस का कोई कैंडिडेट लड़ता तो 100% भदोही की जीती हुई सीट थी। उसको लेके आप तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, तो यहां तो आप ले रही हैं, अपने आप बिल्कुल नहीं दे रही हैं। तो उनका जो हश्र होना था वो कोई ऐसा नहीं, उनका हश्र होना ही था। ये अरविंद केजरीवाल, मतलब ये सारे लोग भाई, ये सारे लोग। अब उसमें मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, और क्यों मैंने इस बात को उठाया, राहुल गांधी ने, आपकी उम्र मुझसे छोटी है, बिल्कुल, आपने भी अपने किसी समय राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इस तरह का आपने कभी कोई देखा था? मैंने तो नहीं देखा था अपने जीवन में, और ये मैं मान कर रहा हूं जब मैंने नहीं देखा था तो आपने कहा था इस तरह का कोई पॉलिटिकल व्यक्ति सड़क पे अगर चलना शुरू किया है और लोगों से कनेक्ट हो रहा है, मेरी याद में ये अद्भुत चीज थी, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये यात्रा तो बंगाल भी गई, ये यात्रा यूपी भी आई, ये यात्रा पंजाब भी गई। अगर ममता बनर्जी इनके साथ 10 कदम चल दी होती, अगर अखिलेश यादव इनके साथ यूपी में चल दिए होते, अगर अरविंद केजरीवाल पंजाब में इनके साथ चल दिए होते, या दिल्ली में इनके साथ चल दिए होते, तो क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जब 37 सीटें लाते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी, कांग्रेस की कितनी गुडविल है कितनी नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। वो भारत जोड़ो यात्रा में अगर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आते, तो मुझे एक चीज बताइए, उनकी 37 की 38 सीटें होती कि 37 की 36 होती? ये किसी से पूछ लीजिए। उनकी 37 की 38 जरूर होती, 36 तो नहीं होती। तो ये लोग अगर केवल अपने स्वार्थ में, एक ऐसा व्यक्ति आप नहीं मैच कर सकते हैं राहुल गांधी, उसकी ईमानदारी आप नहीं मैच कर सकते हैं, उसका कमिटमेंट आप नहीं मैच कर सकते हैं। आप लोगों के ऊपर क्यों नहीं भरोसा है लोगों को? इसलिए नहीं भरोसा है कि कल के दिन अडानी अगर कहेगा कि इनके साथ नहीं, तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे। शरद पवार अडानी के घर पे जाके मीटिंग करते हैं, अडानी उनके घर पे आके मीटिंग करता है, तो ये तो दर्ज है ना। तो यही चीज इनके साथ भी है। लेकिन एक अकेला व्यक्ति है जो, देखिए, भारत के इस कैपिटलिस्ट लोगों को, जो पूंजीवादी वो है, उनको सामने से अगर कोई उनको कन्फ्रंट कर रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी सफल होंगे नहीं सफल होंगे ये नहीं मालूम,
लेकिन राहुल गांधी के ऊपर मैं कोई पैरोकार नहीं, लेकिन मैं फिर से इस बात को कहता हूं, मुझे राहुल गांधी जैसा ईमानदार और कमिटेड नेता नहीं मिलता है। उसकी नीयत में मुझे 1% भी संदेह नहीं। उनकी बहुत सी चीजों में हो सकता है कि उनको असर्टिव ज्यादा होना चाहिए, उनको ये ज्यादा होना चाहिए, वो सारी चीजें ठीक है, उनको हिंदी में बोलना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन उनके उनके ईमानदारी, उनके कमिटमेंट, और वो उधर बिक जाएंगे, उधर नहीं जाएंगे, उधर ये जाएंगे, इस पे किसी को कोई वो नहीं। नहीं, ये बात बिल्कुल आपने आनंद सर बिल्कुल सही कही कि राहुल गांधी जो 2004 में थे 2026, मतलब इकलौते वो नेता है जिनके बयानों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं होता। और पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि किस तरह से वो कई बार इंटरेक्शन करने का उनसे मौका मिला। मैं तो एक ही कमी मानता हूं कि उन्होंने जो अपने आसपास लोग रखे हुए हैं, जो संवाद पहुंचना चाहिए वो लोग नहीं पहुंचने दे रहे हैं उन तक। वो आसपास की टीम को कैसे बदल पाते, नहीं बदल पाते। लेकिन एक बात और, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें, जब जब ये सत्ता में आई है इसने किसी न किसी आंदोलन का सहारा लिया। आपातकाल के बाद आपातकाल से बड़े माहौल का सहारा लेकर एक पार्टी में विलय कर लिया। फिर हमने देखा कि राम मंदिर के आंदोलन पे चढ़ के सत्ता तक पहुंचे। और जब 2011-12 में बल्कि 11-12 नहीं 10 के आसपास जब मनमोहन सिंह एक तरह से अजय नजर आ रहे थे, तो अचानक एक आंदोलन शुरू होता है इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठकों का दौर। मैंने उस आंदोलन को बहुत शुरुआत से कवर किया। इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठकों का दौर, फिर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठकों का दौर। उसके बाद रामलीला मैदान में अचानक महाराष्ट्र से एक व्यक्ति आते और कह दिया जाता है कि ये आमरण अनशन पे बैठेंगे अन्ना हजारे। और फिर सब कुछ बदलता चला गया। उस आंदोलन की बैसाखी पर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। अब जब लग रहा है कि राहुल गांधी हेड ऑन कर रहे हैं, आपने कहा राहुल गांधी इकलौते ऐसे नेता है जो मोदी से मुकाबला कर रहे हैं, अचानक इस देश में एक नया आंदोलन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आनंद सर, हम तमाम लोगों के घर में प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में जो हवा बनती है, जो गैस बनती है, वो फट ना जाए इसके लिए उसमें सीटी होती है। सीटी उठा देते हैं, वो गैस निकल जाती है। एक नई सो कॉल्ड पार्टी बनाई जा रही है। और मैं तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता हूं, चूंकि अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के आंदोलन को मैंने कवर किया। भीड़ कौन लाता था, पानी कहां से आती थी, दवा कहां से आती थी, कौन इंतजाम करता था पैसों का, वो तमाम चीजें हमने देखी है। क्या ये जो नई पार्टी अब इस देश में बन रही है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर वो मूवमेंट खड़ा कर रहे हैं, अभिजीत खुद अब देश में आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक उनको रिसीव करेंगे, उनका लक्ष्य सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। दो सवाल यहां पर बनते हैं कि क्या वो नई पार्टी प्रधानमंत्री को बचाने के लिए खड़ी की जा रही है, और जानबूझकर 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बड़ी एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि युवाओं को एक मैसेज दिया जा सके कि नहीं नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर सकता, ये नई पार्टी है, देखो इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हो गए थे एक साथ इसके। उस पार्टी को लेकर आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए संतोष जी, जो आप बात कह रहे हैं वो हर एक के मन में वो प्रश्न है, कोई आपके अकेले मन में नहीं है, हम सबके मन में ये है। और कहीं ना कहीं जैसा जैसा आपने कहा ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो छाछ को फूक रहे हैं और बार बार फूक रहे हैं और बार बार ये देख रहे हैं कि भाई इसमें कहीं कुछ वो नहीं। हैविंग सेड दैट, और ये जो सोनम वांगचुक से लेके सारे लोग जो हैं, सोनम वांगचुक तो बिल्कुल बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आते थे, वो अलग बात है कि आज क्या हो रहा है। मैं एक चीज मानता हूं, लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो सीजेपी है, इसके पीछे कौन है और क्यों हो रहा है मैं अभी उस पर नहीं आ रहा, लेकिन देश के छात्रों का, नौजवानों का जो एक गुस्सा है, जो एक बेचैनी है, जो एक उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हो सकता है कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि जिस तरह से वो दीपके जी कह रहे हैं ना कि वो 6 तारीख को फ्लाइट से आएंगे और सीधे पार्लियामेंट थाने में जाएंगे और फिर वहां कहेंगे परमिशन, मतलब वो कोई कौन है वो, भाई वो ट्रंप है क्या है कि मतलब वो आएंगे पार्लियामेंट स्टेशन जाएंगे, उनको तैयार रहेगा और वो फिर जाके आंदोलन करने लगेंगे। वो काफी चीजें संदिग्ध हैं। लेकिन कभी कभी जो प्रेशर कुकर का आप एक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक सेफ्टी वैल्व रहता है, लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। अगर सेफ्टी वैल्व खुलेगा तो उसमें से निकलती तो है हवा, तो कभी कभी आपको जला भी सकती है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से बिल्कुल उतना कंट्रोल कर पाए। मुझे अभी भी इस पूरी उम्मीद है, क्योंकि देखिए ये भी कहना ना कि 2 करोड़ लोग और 20 मिलियन लोग, मोदी जी 20 मिलियन राम मंदिर पे करके दिखा दें, इसमें ले आए मोदी जी, अपना बेस्ट ऑफ यूज कर ले। मेरा ये कहना है कि ये जो हुआ है उसमें प्योरिटी है, मुझे उसमें कहीं कुछ नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक ढंग से हुआ है, लोगों का गुस्सा है उसमें, उसका किसी ने किया और वो बाय चांस हो गया।
लेकिन इशू तो अपनी जगह है, ये उसको कुछ कुछ कर ले इश्यूज को वो भाई गैस तो महंगी है ना, पेट्रोल तो महंगा है ना, ये सारी चीजें महंगी हैं। तो अब आप जितना भी डाइवर्ट करिए, जितना भी वो करिए, वो चीजें अब शायद नहीं हो पाएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि उस समय अगर बिल्कुल ईमानदारी की बात यह है, लेट्स बी ऑनेस्ट, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे वो उस समय के अरविंद केजरीवाल हो, जिनको आरएसएस का पूरा सपोर्ट था, लेकिन ये भी आप ये कहना जरूरी है कि कांग्रेस ने भी वो मौका दिया था। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस अगर वो मौका नहीं देती तो नहीं होता, लेकिन जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे, जिनको जिस ढंग से चलाना चाहिए था, वो नहीं चला पाए थे। वो अगर रामदेव को रिसीव करने उसको अगर आप इतना नहीं डिसाइफर कर पा रहे हैं कि वो लाला है कि बाबा है, और उसको 5-5 मंत्री जाकर रिसीव कर रहे हैं, तो मौका तो आपने भी दिया था। तो अगर मौका दिया था तो आप उसका भुगत रहे हैं। तो आज की तारीख में जो ये ग्राउंड बन रहा है, तो आपको क्या नहीं लगता कि बीजेपी मौका दे रही है? भाई बीजेपी की हर बार उल्टा पड़ रहा है। एक देश में जब हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हमारे समय में ट्यूशन आउट ऑफ क्वेश्चन था, होता ही नहीं था ट्यूशन। और एक आध लोग अगर कहीं कोई ट्यूशन लेते थे तो उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता था कि देखो वो ट्यूशन लेता है। लेकिन हमारे ही समय में ये कोचिंग का सिस्टम शुरू हुआ, और खास करके कोचिंग शुरू हुई पीएमटी की, मेडिकल वाली। और लखनऊ में एक बड़ी भारी कोचिंग होती थी, यादव जी चलाते थे, कृष्णा कोचिंग, और वो देश सारे बच्चे उसी में अपना जाते थे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि वो भी जरा समझना है कि वो हो क्या रहा है। कोचिंग होते होते आज की तारीख में एक इंस्टीट्यूशन बन गई है इस देश में। आज की तारीख में ये कोई प्रश्न नहीं पूछता है। और बहुत बेसिक सी चीज मैं आपसे पूछूं, आप आज की तारीख में अपने बच्चे का एडमिशन कराने अगर इंजीनियरिंग कॉलेज या कहीं जाते हैं या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो वहां आपको ये बताया जाता है कि इनका प्लेसमेंट इतने लाख में हुआ, इनका प्लेसमेंट इतने लाख में हुआ, 60 में 50 का प्लेसमेंट हो गया, यही पूछा जाता है ना। आप किसी इंस्टीट्यूशन, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए नहीं बच्चे को भेज रहे हैं, आप वहां पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं। आपको ये बताना है कि आपके यहाँ क्या क्या पढ़ाई होती है, कैसे कैसे होती है, कितने रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, यहाँ प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, ये बिकम हमारी और आपकी गलती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज की तारीख में कोचिंग रच बस गई है इस देश में। अब वो कोचिंग के अगेंस्ट वो गुस्सा नहीं है। अब लोग ये नहीं मानते हैं कोचिंग जो कर रहा है वो बड़ा धंधेबाज है ये। अब दूसरी बात, ये जो कोचिंग आज ऑनलाइन भी बहुत सी चल रही है, लोग सस्ते में कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, बहुत सी जगह चल रही है। कोटा एक अपना अलग क्लास है, वो ऑक्सफोर्ड ऑफ कोचिंग है। वहां पे सिर्फ बड़े घरों के बच्चे जा सकते हैं जो 4-6 लाख रुपया साल में खर्च कर सके। छोटे घर के बच्चे वहां नहीं जा सकते, कम आमदनी वाले। लेकिन ये जो खान सर टाइप के लोग हैं, ये एक समाज का एक अच्छा काम भी कर रहे हैं। भाई ऑनलाइन कोचिंग बहुत सस्ते में दे रहे हैं लोगों को। ऐसे में जब मीडिया, और वो मीडिया जिसका अगर कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे हिसाब से गुनाहगार नंबर 1, आरोपी नंबर 1 इस देश में अगर जो कुछ हो रहा है उसका जो पहला आरोपी अगर है तो वो मीडिया है, और फिर जुडिशरी, और फिर पॉलिटिशियन, और फिर ब्यूरोक्रेसी, और ये सब आते हैं। पहला आरोपी जो वो है, क्योंकि रच बस यही रहा है सारा 120B का। अगर कोई सबसे बड़ा मुलजिम है जो ये सारा काम कर रहा है तो वो ये मीडिया है। उस मीडिया की अगर एक बदजुबान और बददिमाग पत्रकार अगर ये कहती है कि ये इनको कौड़ी भर के 2-2 कौड़ी के ये और क्या क्या टर्म यूज करती है, तो आज पहली बार ये हो रहा है कि छात्र तो थे ही गुस्सा, एक बड़े भारी टीचर्स को भी आपने अपने अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। और ऐसे टीचर्स जिनके एक टीचर के पास एक कम से कम 10,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख बच्चे, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उन टीचर का आप कोचिंग बंद करवा देंगे, वहां गोली चलवा देंगे, सब चीजें ठीक है, लेकिन आपका नुकसान जो होना था वो हो चुका है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सीजेपी पूरी तरह से प्रायोजित है भी, तो वो एक अभिव्यक्ति तो हो ही गई है, और आप और हम भी वो बातें अब करने लगे हैं। और हम भी देखते हैं कि अगर समाज में हम लोग घूमते हैं
तो ज्यादातर जगह ये होता है कि वो जो लार्जर फैमिली है, पहले होता था ना कि मोदी जी है मोदी, अब लोग कहते हैं अच्छा यार ये सब बातें नहीं की जाए, ये सब बातें नहीं की जाए। जो भक्त लोग हैं वो जब आप अपने को पाते हैं कि वो बुरी तरह से प्रेशर में है, तो कहते हैं नहीं नहीं ये पॉलिटिक्स की बात नहीं करो यार, कुछ और बात करो, कुछ और बात करो। पहले वो आपको आके बताते थे कि मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं और कैसे रडार में से वो सब कर रहे हैं। अब वो बोलना बंद हो गया। तो मेरे हिसाब से माहौल तो बदल रहा है। और राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं, राहुल गांधी, पहली चीज मैं ये बता दूं, जितना मैं अभी तक देखा हूँ, झूठ नहीं बोलते। राहुल गांधी नहीं, झूठ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक 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 आखिरी सवाल आनंद सर कि बोलते। उन्होंने कहा जिस तरह से मोदी चारों तरफ से घिरे हुए, प्रेशर तो हो रहा है, आज नहीं तो कल बात तो वहां तक पहुंचेगी। क्या देश आपातकाल की तरफ भी बढ़ रहा है जिस तरह की आशंका राहुल गांधी ने जताई है? क्योंकि कुर्सी छोड़ना इतना आसान नहीं होता जब आप चारों तरफ से फंस जाएंगे, जिम्मेदारी उत्तरदायित्व। तो क्या आपातकाल एक विकल्प, एक ही विकल्प बचेगा मोदी के पास, या वो चाहेंगे या सोचेंगे कि मैं छोड़ के निकल जाऊं कम से कम? मुझे लगता है कि बीजेपी बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी आपातकाल कभी नहीं लगाएगी। देखिए 1975 का आपातकाल मैंने देखा है। मेरे बड़े भाई जेल ही में थे, मैं उस वक्त हफ्ते में एक बार जेल जाना ही होता था। इन लोगों के छोटे मोटे काम रहते थे, मतलब जो इनके बाकी साथी थे। इस तरह का माहौल कभी नहीं था। और आज आपातकाल से ज्यादा बुरी स्थिति है। आज आपातकाल से ज्यादा बुरी स्थिति है। आपातकाल में मेरे भाई जेल चले गए थे, लेकिन बाकी परिवार को कोई ये दिक्कत नहीं थी कि हमें और किसी को दिक्कत होगी। मतलब उनके पिता को, माँ को, बीवी को, भाई को, उनको कोई दिक्कत होगी। आज अगर हम और आप ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो संतोष पाठक जी, आपको ये हरदम फिक्र रहती है कि आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके पिता को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। तो ये आपातकाल इनको लगाने की क्या जरूरत है? अगर अगर सीआरपीएफ को सामने करके अगर पिटवा दे रहे हैं, तो कौन से आपातकाल की जरूरत है भाई? किस आपातकाल की जरूरत है? तो आपातकाल तो नहीं लगेगा। सारे काम हो रहे हैं जो आपातकाल। अगर आप सोचिए, तो इंदिरा गांधी अगर कहीं ऊपर होती, उनको लगेगा कि ये मैंने तो बिना बात के आपातकाल लगा दिया था, ये तो बिना आपातकाल के सारे काम कर रहा है। मेरे ख्याल आपातकाल लगने की दूर दूर तक संभावना नहीं। बिल्कुल आनंद सर, आपने बिल्कुल तमाम बातों से जो हमारे दर्शकों को रूबरू करवाया। एक बात बिल्कुल सही कही आपने कि शायद ये अघोषित आपातकाल है और आपातकाल से भी बुरा है। कम से कम उस समय पता तो होता कि आपको सजा भुगतनी है, लेकिन ये एक अलग तरह का माहौल है। लेकिन हम और आप सब उम्मीद ही कर सकते हैं कि स्थिति बद से बदतर ना हो, ये सुधार की तरफ जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम जानकारी से रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू संतोष, थैंक यू।